ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद आपको अपने प्रोग्राम बिटवीन द लाइन्स में खुश आमदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाब पर बात करेंगे। सानिया पिम्स में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके पस पर्दा हक़ाइक़ जो सामने आ रहे हैं उन पर गुफ्तगू होगी, और पानी PTI की बहन उज़्मा ख़ान की तरफ से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराई गई है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं उनमें बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अरबाब खिज़र हयात ख़ान, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून, और आमिर कुरैशी, रीजनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ। आइए शुरू करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन से। जी बैरिस्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे जो आज एक नौजवान प्राइम मिनिस्टर आया है, AJ को मिला है, इस पे आप क्या तबसरा करना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, खुशाइंद है कि यंग लॉट है वो पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदारियां संभाल रही है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चंद माह मिले, आज़ाद कश्मीर में तो हमने फैसल मुमताज़ राठौर एक नौजवान को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन जो तशवीशनाक बात है, ये जिस पे लोग तबसरा कर रहे हैं या तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वो ये है कि डायरेक्ट इलेक्ट जो है कोई भी उनका मेंबर उसे नहीं लाए, बल्कि रिजर्व सीट पे एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने मुंतखब किया है या नामजद किया है PMLN ने। उस वक्त जब पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, पक्के हक़ीक़त मांग रहे हैं, और वहाँ पे आप ऐसा शख्स जिसे अवाम ने डायरेक्ट वोटों में मुस्तरद किया हो, आप उसे मखसूस सीट पे ला के और पूरी रियासत का वज़ीर आज़म बना दे, ये मेरे ख्याल से इस वक्त जलती पे तेल डालने वाला। आमिर आपके इल्म में है, आमिर आपके इल्म में है, PMLN के पास बहुत से लोग थे। आमिर आपके इल्म में है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी से पहले एक दफ़ा मुंतखब भी हो चुके हैं। क्या आपके इल्म में है कि वो इससे पहले कानून साज़ असम्बली में जब पहुँचे तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम भी रहे? क्या आपके इल्म में है कि वो इस पार्टी से बहुत देर से वाबस्ता हैं? जब पहली दफ़ा बात हो रही थी इस पार्टी की वहाँ पे पब्लिकली, तो जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, जो प्रोमिनेंट होर्डिंग में लगा था, वो इन्हीं के नाम का था। तो पहली दफ़ा लोगों को पता लगा कि दिस यंग मैन इज़ विद द पार्टी। ये आपके इल्म में है सारी चीज़ें? जी बिल्कुल इल्म में है। 2011 में जीते, अपोजिशन में रहे, 2015 में जीते, ये वज़ीर तालीम बने। वज़ीर तालीम बन के इन्होंने वो टेस्ट का सिस्टम मुतारिफ करवाया। मैं जानता हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों को, और मैंने आगाज़ इसी से किया। मैंने तो वो बात की है कि जब आप असम्बली के अंदर बराह रास्त मुंतखब लोग मौजूद हों, तो आप एक शख्स जिसे बिल्कुल अभी चंद दिन पहले अवाम ने उसके हल्के में मुस्तरद किया हो, उसे पूरी रियासत का मैंडेट दे देना एज प्राइम मिनिस्टर और मुंतखब अरकान के नीचे, ये एक सवालिया निशान है। मैं कोई मजम्मत नहीं कर रहा, मैं कोई सब लफ्ज नहीं कह रहा। आमिर क्या आपके आमिर इफ्तिखार गिलानी की उनकी अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट पे सवाल नहीं उठा। आमिर देखें, एक आदमी टेक्नोक्रेट की सीट पे भरा है, ही इज़ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने अपने में से ही किसी को मुंतखब करना है। आपको पता है 30 वोट मिले हैं, एक जो रुकन था उसने अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। ये सूरत है। मैं अरबाब साहब के पास जाता हूँ इसी सवाल के साथ। अरबाब साहब, एक ये जो आज अखबारात में कहा गया ब्लैक हॉर्स, डार्क, इस किस्म की बातें कही गई हैं, तो आप तो चूँकि इस पार्टी से वाबस्ता हैं और सारी अंदरूनी बातों को जानते हैं, क्या ये हकीकत में एक ऐसा वाक़या है जो आपके इल्म में न था? देखिए इफ्तिखार साहब, जहाँ तक बैरिस्टर साहब को यानी प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए नामजद करने की बात है, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने और पार्टी ने ये पार्टी मुफाद में और कश्मीर के अवाम के मुफाद में ये फैसला किया है। देखिए, इस मुल्क में पाकिस्तान में इस तरह भी हो चुका है कि यहाँ का बंदा नहीं था, उसके पास ID कार्ड भी नहीं होता था, वो यहाँ पर लाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाया करता था। वो आपके नोटिस पे भी है। और अरबाब, क्या वो काम अच्छा था?
आप उसको अच्छा समझते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक पे इस तरह के वाक़या भी हुए हैं, लेकिन हमने तो किसी को ना इस्लामाबाद से उठा कर ले गए हैं, ना इस्लामाबाद से उठा कर ले गए, ना लाहौर से, ना खैबर पख्तूनख्वा से, ना सिंध से। कश्मीर के ही एक बेटे को जो है ना तो वहां पर वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया है। और देखे ना, उनकी जो पार्टी से वाबस्तगी है वो भी सबको पता है, उनकी जो वहां के अवाम के लिए खिदमत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये हमारी पार्टी के, चूंकि वहां पर हमारी हुकूमत बनने वाली थी, तो यहाँ पर ये हमारा वो सवाबदीद है कि जिसको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो हम बना सकते हैं। मेरे ख्याल में इस पर तो किसी को बहस करने की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हम कश्मीर के अवाम को हम किस तरह रिलीफ देंगे। वहां पर जो हालात खराब थे, वो एक्शन कमेटी की वजह से जो गड़बड़ हुई थी, उसको हम किस तरह बेहतर करेंगे। वहां के अवाम के लिए हमें क्या क्या रिलीफ देना चाहिए, हमें इस बारे में बातें करनी चाहिए। अरबाब, आप कर सकते हैं? अरबाब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, क्या आप इन पे अमल कर सकते हैं? आपको पता है अभी 2 वहाँ पे हल्के ऐसे हैं जहाँ पे इंतखाब नहीं हुआ, ये भी आपके इल्म में है। और ये भी आपके इल्म में है कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो अभी तक वो अपने धरने को और अपने रवैये में उन्होंने कोई तब्दीली पैदा नहीं की। तो कैसे ये एक आदमी के चेंज होने से वो सारी चीज़ें कैसे बेहतर हो जाएंगी, मुझे बताइए ज़रा प्लीज़। देखिए इफ्तिखार साहब, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं तो हमेशा हर एक टॉक शो में ये कहता हूँ, मेरे साथ जो दोस्त हजरात बैठे होते हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमें हालात को बेहतर किस तरह करने चाहिए। अगर हम इस बातों के पीछे पड़ेंगे कि वहाँ पर तो इस तरह है, ये हालात खराब है, हम उसको बारे में अरबाब, मैं ऐसा नहीं पढ़ रहा। अरबाब, क्या हकीकत नहीं कि वहाँ पे 2 जगह पे भी इलेक्शन होने में ऐसा तो नहीं, बिला वजह तो नहीं कह रहा? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पे 2 हल्कों में इलेक्शन होना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ ना, कि उस पर हमें, मेरे ख्याल में बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल आगे आपको क्या करना चाहिए? आपने जो मुतालबात जो माने हैं, क्या आप उन पर अमल दरामद करवा देंगे? आप ये बात करें, मुझे बताएं, इसमें कितने अरसे में हो जाएगा? 6 महीने में, साल में, कितने अरसे में? इफ्तिखार साहब, हम तो चाहते हैं कि आज ही हम मामलात हल हो जाए। देखिए ना, इससे पहले भी जब इलेक्शन था तो वहां पर आपको भी पता है, सबको पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बसें लेकर चली गई थी, उस पर एक वावेला खड़ा हो गया था। देखिए, इलेक्शन में लोग ऐलानात करते हैं, फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर पीछे देखते ही नहीं है। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है, हमने वहां पर जो ऐलानात किए वहां उसी वक्त उनको पूरा कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, जलसे जुलूसों में पार्टी के दिन आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। ठीक है अरबाब, ठीक है, लेट पी मुझे जाने दीजिए ज़रा अब PTI के दोस्त की तरफ कि वो कैसे सारी सूरत हाल को देखता है। जी, आप आमिर कुरैशी साहब कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा मौक़िफ़ इस पे जाना। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि PMLN का हमेशा से वतीरा रहा है कि उन्होंने अवामी मैंडेट को कुचलने की कोशिश की है कि अगर एक ऐवान के अंदर अवामी लोग मौजूद हैं तो इनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है। आप 8 फरवरी का इलेक्शन जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, आप उसको देख लें। उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन पे हमने तो कोई अभी बात करनी है या नहीं करनी, पीपल्स पार्टी की जो उस पर सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सबके सामने हैं। आमिर साहब, लेट्स हम इस बात पे आएँ कि आज जो इलेक्शन हुआ है, हम इसकी हद तक अपने आप को महदूद रखें। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ में चले गए तो पीपल कैन गो टू 77 एंड देन दे कैन गो टू 47। नहीं, ये जो फैसला है, जो इसमें पॉइंट आता है कि एक टेक्नोक्रेट सीट पे मुंतखब होने वाले आदमी को दूसरे जो बराह रास्त मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं उनकी मौजूदगी में क्यों कर बनाया गया और इसकी वजूहात क्या हैं और ये अपने पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, इस पे बात कर सकते हैं प्लीज़। सर, मैं आपको बताऊं, ये मैं तो अपने अरबाब जब आपका वक्त आएगा आप अभी टाइम। सर, मैं तो अपने ताई ये समझता हूँ कि जो मुंतखब इनके नुमाइंदे हैं उनकी ये हक तलफी है। उनमें से ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको आना चाहिए था। ठीक है, इनका एक अपना इस्तेहकाक है, इन्होंने अपना टेक्नोक्रेट सीट पे जीता हुआ आया हुआ नुमाइंदे को इन्होंने उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए मुंतखब किया। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक नई तारीख और नई रविश
शुरू हो जाएगी, फिर बहुत सारी जगह पे ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो इसकी बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। अगर मेरे से आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि अवाम में से आया हुआ जो नुमाइंदा था, जो अवाम में मकबूल लोग थे, उनमें से किसी आदमी को, देखिए एक आदमी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे बैरिस्टर साहब ने अभी कहा, तो उसको दोबारा आप किसी चोर दरवाजे से, चोर रास्ते से लेके आए तो मेरा ख्याल है आमिर कुरैशी साहब वो चोर रास्ते से तो नहीं आया, उसको भी तो उन्हीं मुंतखब नुमाइंदों ने टेक्नोक्रेट सीट पे मुंतखब किया ना। चौधरी साहब ये अवामी मैंडेट आप उस तरह तो नहीं है ना, बराह रास्त जो आप कर लेते हैं, ये तो प्योरली पार्टी की पसंदीदगी होती है। टेक्नोक्रेट सीट जो है वो अवामी पसंदीदगी नहीं है। इसमें अवाम से अगर कोई बराह रास्त जीत के आता तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर होता। अगर इनकी इतनी हल्के में पजीराई होती अवाम के अंदर, ये मकबूल होते तो ये अपना हल्का जीतते। तो मेरा तो मौका पे इस पे बहुत क्लियर है। ठीक है अमर सर, अब यहाँ पे एक नया पॉइंट रेज होता है कि क्या जो टेक्नोक्रेट सीट पर आने वाला आदमी है उसको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मिलना चाहिए या नहीं? मुझे आईन पाकिस्तान में तो ऐसा नज़र नहीं आता, शायद ये कि आइन में ऐसा हो। क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का आइन इसके बारे में क्या कहता है? इफ्तिखार साहब, आप एक पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। देखिए, एक होता है आइन और कानून, और एक होती है जमहूरी रिवायात, इंतखाबी रिवायात या पार्लिमानी रिवायात। आइनी तौर पर तो कोई कदगन नहीं है जो असेंबली का मेंबर होगा वो मिनिस्टर बन सकता, लेकिन हमने ऐसे जब वो उलमा और मशाइख की सीट पे आए और आमिराना दौर था जब वो आए, और अब आप अगर पार्लिमानी रिवायात को पसे पुश डालेंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों को, अब देखिए ना, ये आवाजें मैंने नहीं उठाई ना, मैं कोई नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना चाह रहा हूँ। आवाजें इनकी पार्टी के जो सदर हैं वो उठा रहे हैं, सीनियर लोग उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं जो पार्लिमानी रिवायात बनती हैं आपके बनाने से, हमें कोई नेगेटिविटी, अगर आप अपना कोई मुंतखब बनने इलेक्शन पे, मैंने कोई बात नहीं की, हमारी बड़ी रिजर्वेशंस है, लेकिन हम एक आगे कदम बढ़े हैं। उस कदम में आपने खुद कहा डार्क हॉर्स, कुछ वक्त जब सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठ रही हों कि ये हाइब्रिड निज़ाम है या हाइब्रिड प्लस निज़ाम है, उसके अंदर जब पहले ही सियासी निज़ाम गैर मोतबर हो रहा हो और आप सियासी फैसला साजी ऐसे करें कि आपकी पार्टी के सदर को ना पता हो, वहां के लोगों को ना पता हो, पार्लिमानी पार्टी की मेजॉरिटी को पता ना हो, एक घर में राइमंड में फैसला हो जाए, तो मुझे तो नहीं, मैं तो और पॉजिटिव हो जाता हूँ। इफ्तिखार साहब, पॉजिटिवली ये मियां साहब ने कहा था कि मैं भी कश्मीरी हूँ, मुझे अगला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नॉमिनेट कर दें, तो अगर मियां साहब रिजर्व सीट पे आके खुद आ जाए तो हमें तो इस पे भी कोई एतराज नहीं। स्वाबदीद है, थैंक यू। इनकी स्वाबदीद क्या कश्मीर के हकमियत को तस्लीम ना करने में इनकी स्वाबदीद है, लोगों के डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदों को तस्दीक करने में इनकी आमिर आप एक बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, यू आर ए बैरिस्टर। जो शख्स इफ्तिखार गिलानी नाम का है जिसको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया गया, इसको उन्हीं लोगों ने मुंतखब किया है ऑन टेक्नोक्रेट सीट जिनकी आप बात कर रहे हैं। जी अरबाब साहब, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे जब मैंने आपको रोक दिया, अब आप बोलिए। इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमिर मुगल साहब जो है ना, वो जमहूरियत का वो इलाप रहे हैं। आमिर मुगल साहब कौन है? आमिर मुगल साहब कौन है? आमिर कुरैशी जी, आमिर कुरैशी। तो ऐसे ना करो, ऐसे अरबाब साहब ऐसे ना करें। आमिर कुरैशी, आप आमिर कुरैशियों को मुगल तो ना बना देना प्लीज। असल में जी आमिर साहब ने जो बात कही ना कि वो मुंतखब और गैर मुंतखब, तो खैबर पुख्तनख्वा में उनके जो वजीर खजाना है, जो कि कराची से आकर खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के वजीर खजाना है, तो वो कहाँ से मुंतखब हुए होंगे ना? अरबाब देखो, बहस ये नहीं है कि कौन कहाँ से आया। अगर लोगों ने इलेक्ट किया है then he can be the member of the parliament. If he can be the member of the parliament, then he can be a minister also, then he can be a chief minister, he can be a prime minister also. ये ना बहस करें कि कराची से आए हुए आदमी को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं है। सेनेट में अलबत्ता ये पाबंदी थी जिसको हमने तबाह कर दिया। सेनेट इसलिए बनाई गई थी कि उसी सूबे का रहने वाला हो, तो मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 साल उस सूबे का रहने वाला हो।
इफ्तिखार साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो इनके वज़ीर ख़जाना है वो वोट के जरिए नहीं है, वो तो मुंतखब करता है ही नहीं, उनको तो वहाँ से लाकर सिर्फ यहाँ पर वो मुशीर ख़जाना बनाया गया है। आईनी तौर पे कोई ना कोई तरीकाकार तो इख्तियार किया होगा ना? कोई तरीकाकार नहीं है जी, बस वहां से लाकर यहाँ पर उनको मुशीर बना दिया है और वजारत खजाना उनके सुपुर्द कर दी गई है। और देखे ना, जहां तक कश्मीर की बात है ना, तो कश्मीर में जो है ना, अगर आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये पाकिस्तान में भी ये कानून है, क्योंकि आपको भी कानून बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप 6 महीने तक किसी को भी वज़ीर आज़म बना सकते हैं, यह भी कानून में मौजूद है। और 6 महीने के अंदर फिर वो इलेक्शन लड़कर दोबारा वो जो है ना असेंबली में आ सकते हैं, ये कानून भी मौजूद है। लेकिन जहां तक हमारे मुंतखब करदा प्राइम मिनिस्टर है, तो वो उन्हीं लोगों से, जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर के अवाम ने जिनको वोट दिए थे, उन्हीं लोगों ने जो है ना इनको मुंतखब करके असेंबली में पहुंचाया है। तो देखिए, ये कोई गैर आईनी तरीका नहीं है और ना हम गैर आईनी इक़दाम करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम ऐसा कुछ करते ना, तो मेरे ख्याल में कश्मीर में कोई हमसे एक सीट भी नहीं जीत सकता था। यह भी मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। लेकिन हम ऐसा कोई इक़दाम ना कर चुके हैं ना अब हम करना। शुक्रिया अरबाब जी। आमिर, आपको इस सब्जेक्ट पे कोई 2-4 लफ्ज़ और कहने तो प्लीज़। जी चौधरी साहब, देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट के साथ, तो जो बंदा अवामी मैंडेट के साथ नहीं आता उसका रवैया और तरह का होता है। ये आपने डायरेक्टली, जैसे बैरिस्टर साहब ने अभी फरमाया, रायबंद में बैठ के एक फैसला कर लिया, ठीक है, इसकी शायद आयन कानून में कोई इजाज़त हो या ना हो, बैरिस्टर साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर कोई नुमाइंदा मुंतखब करना था, तो उस जो ऐवान में जीते हुए लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को करते हैं, जिसको अवाम ने पसंद किया था। जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया उसको नहीं लगाना चाहिए था। आमिर, ठीक है आमिर, ये बड़े मज़े की बात है। कोई बात रायबंद की कर रहा है, तो जब रायबंद की बात होगी तो फिर बिलावर हाउस के फैसलों की बात होगी। जब बिलावर हाउस के फैसलों की बात होगी तो फिर कहा जाएगा कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद में फ़ैसले होते हैं वो भी एक घर में से होते हैं। ये एक हकीकत है पाकिस्तान की सियासत पर। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हम गुफ्तगू कर रहे थे दोस्तों के साथ कश्मीर में जो मुंतखब हुए हैं आज वज़ीर आज़म, उसके हवाले से। और अब हम बात करने लगे हैं तो बहुत अफसोसनाक एक वाक़या इस्लामाबाद में पिंड में हुआ। अब उसके बारे में वो कह रहे हैं तहकीकात जारी है, तहकीकात हो जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज के चेयरमैन ने कहा कि आग को एयर कंडीशन से जोड़ने वाले जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है। CCTV फुटेज में एयर कंडीशन नज़र आ रहा था। कोई कह रहे हैं कि जो वहाँ पे पड़े थे ऑक्सीजन सिलेंडर, उनके फटने से आग लगी है। कोई कह रहा है कि जनाब वाला ऐसी सूरत हाल हुई है नहीं कि दरवाजे बंद थे। जो मुतासरीन हैं वो कह रहे हैं दरवाजे भी बंद थे। आइए इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। जी अरबाब साहब, आप क्या कहते हैं, हकीकत पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये जो सानिया हुआ है ये क्या है, क्या कितनी नाअहली है गवर्नेंस की उस अस्पताल के अफसरान की? देखिए इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो इस साने पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी किस अल्फाज में वो मजम्मत करूं। लेकिन देखिए, ये जानबूझकर किसी ने किया नहीं है, ये एक बात तो वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि अभी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 2020 की मैं बात करता चलूँ, कि मेरे बिल्कुल घर के सामने यहाँ पर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है पेशावर में। वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ पर सिलेंडर में गैस ना होने की वजह से कई अमवात हुई थी। फिर मैं भी फौरन वहाँ पर पहुँच गया था। यानी इस किस्म के वो भी किसी ने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये इंतजामिया की गफलत थी जो इस अस्पताल की इंतजामिया है। तो कल भी मैं एक इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो वो मेरे साथ एक शो में थे, तो वो बहुत बड़ी चार्जशीट लगा रहे थे कि पिम्स अस्पताल में ये वो। तो मैंने उनको कहा कि आपने क्या इससे पहले इस पे कोई पैकेज किया है कि इस हॉस्पिटल में ये खामियां है? अब जब एक वाकया हो गया है तो उसके बाद हम इस पे वो कर रहे कि इस पे ये खामियां है, ये चीज कमी है, ये है। काश ये पहले होते ये सारी बातें, लेकिन फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखे ना, इसमें अस्पताल इंतजामिया जो थी, हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स थे, अभी इंक्वायरी वगैरह से कुछ नहीं होगा। ये तो हम बचपन से सुनते रहे कि जब कोई वाकया होता है इंक्वायरी वो होती है, एक कमेटी बन जाती है और उसके फिर उनके
नताइज हमने आज तक नहीं देखे हैं। जिस तरह मैंने आपको पेशावर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का कहा था, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक नहीं है, 6 साल गुजर गए हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि देखिए, इसमें जो वजीर है वफाकी, जो सेहत के वजीर है, बिल्कुल उनका भी कसूर है, सेक्रेटरी हेल्थ जो है वफाक के वो भी कसूरवार है, हॉस्पिटल डायरेक्टर्स भी कसूरवार है, जो हॉस्पिटल की पूरी इंतजामिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सबको ओहदों से हटना चाहिए। अब खुद इनको चाहिए था कि अब तक ये अपने उन्हें छोड़ भी देते, क्योंकि मैं तो आपको पता है मैं हमेशा हकायक बयान करता हूं, मैं तोड़ मरोड़ कर बातें करने वालों में से नहीं हूं। देखिए, अगर हम इंक्वायरियों के पीछे पड़ेंगे तो ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ये इसका फैसला तो मेरे ख्याल में 10 साल में भी नहीं होगा। कोई किसी पर इल्जाम लगाएगा, कोई किसी पर लगाएगा, रिजल्ट 0 आएगा। अरबाब साहब, बात ये है कि ये क्या अफसोसनाक अमल नहीं है कि हमारे महकमों की कारकर्दगी रोज़ बरोज़ हर जगह पे ख़राब होती जा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक इशू, पर किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कोई तो SOPs होंगे कि भी एक बच्चा का वार्ड है, उस बच्चे के वार्ड में जो चीज़ें पड़ी हैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पे है, किसने उनको देखना है, किसने देखना है। वहाँ पे जो सिलेंडर हैं आग बुझाने वाले, उनमें वो चीज़ें भी हैं जो आग बुझा सकें। ये सारी चीज़ें तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये नहीं काम। और साफ ज़ाहिर है कि इसके लिए मुलाजम रखे होंगे। हमारे इल्म में आया है कि बिलियन ऑफ रुपीज़ जो हैं इस अस्पताल को मिलते हैं, और एक लोगों को कहना है कि जी चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है इसलिए लोड बढ़ गया। तो आबादी बढ़ गई है, लोड बढ़ गया, तो क्या वार्ड के अंदर जो चीज़ें सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, जिनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसका आबादी के बढ़ने से क्या ताल्लुक़ है? अगर आबादी बढ़ गई है तो आप उन लोगों को वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहाँ से आबादी का इन्फ्लक्स हो रहा है इस एरिया में। इस बात पर भी गौर करें। जी अमर, मैं आपसे बात करता हूँ, आप क्या कहते हैं? जी चौसा, गुजारिश ये है, पहले तो ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा दिल दहला देने वाला, और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम रंजीदा है। अच्छा, मैं समझता हूँ चौसा, इसमें कोई एक बंदे की गफलत नहीं है, इसमें 3 से 4 इदारे मुलव्वस हैं। इसमें CDA मुलव्वस है, इसमें जो HSC जिसने फॉलो करवानी थी, जिसने हेल्थ सेफ्टी इक्विपमेंट को देखना था, उन्होंने क्यों इन चीज़ों को नहीं देखा? डॉक्टरों की गफलत, जो लोग ड्यूटी पे नहीं थे वो बिल्कुल मैं समझता हूँ उनकी तो गफलत है ही, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने प्रॉपरली उस पर ना रिस्पॉन्ड किया, ना कभी चीज़ों को चेक किया गया, ना जो आग बुझाने वाले आलात थे उनको कभी चेक किया गया। तो मेजर तो मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन लोगों की कि जो आपके एग्जिट के रास्ते थे उनको क्यों बंद किया गया, इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, मैंने उस दिन देख रहा था कि एक आदमी जो रो रहा था कि मेरे 2 लखते जिगर जो है वो इस सानिया में शहीद हो गए, और मुझे बाद में 2 गोश्त के लोथड़े मेरे हाथ में पकड़ा दिए गए, जुड़वा बच्चे थे उसके। एक माँ जो सड़क के ऊपर रो रही थी कि 2 दिन पहले उसका C सेक्शन हुआ और वो अपना बच्चा अभी तक उसने नहीं देखा था। तो इस सब की जिम्मेदारी किन लोगों पे आती है? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक बंदा इसका जिम्मेदार नहीं है। ये वजीर सेहत की क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों लगाया गया उनको वजीर सेहत? उनको सिर्फ इसलिए लगाया गया कि इनको MKM के वोट चाहिए थे, इनकी गवर्नमेंट को सहारा मिलना था? ये सिर्फ अपने मफादात के लिए इन्होंने 14 बच्चों जो है। आमिर कुरैशी, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी लोगों के सामने होती हैं, लेकिन आपने बहुत बुनियादी बात की कि असल में उस वार्ड की जिम्मेदारी जिस पे भी थी वो तमाम के तमाम मुलाजमीन, उनका रजिस्टर में नाम लिखा होगा, वो बाकायदा तनख्वाहें लेते रहे हैं, उनसे भी तो सवाल होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब के साथ, अब मैं बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ जा रहा हूँ। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं क्योंकि उनका हमारे से जो रब्ता था वो मुनक़ते हो गया था, अब टेलीफोन लाइन पर हैं। जी आमिर साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये नेग्लिजेंस है गवर्नेंस की इन दैट हॉस्पिटल, और मैं समझता हूँ मुल्क भर के तमाम इदारों में इस किस्म की नेग्लिजेंस जो हो रही है उसमें काबू कैसे पाया जाए? देखिए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, ये नेग्लिजेंस से ज़्यादा नेग्लिजेंस है
14-15 बजे एक दफा आपका मेरे ख्याल से इंसान की बर्दाश्त से ऊपर होती है ये बात सुन के, जितनी तकलीफ दी और अलमनाकी हादसा है। अच्छा ये ठीक है नीचे से लेके ऊपर तक हुआ, लेकिन इसका जरूरी है कि एक तो किसी को सियासी जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी। अगर किसी वजीर के जिम्मे सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? और सबसे बढ़ के हमें निजाम में कुछ सबको सोचना पड़ेगा कि वो रियासत जिसे जिन्ना साहब ने कहा था कि फलाही रियासत होगी, उस फलाही रियासत में इलाज की सहूलतें अगर दारुल हुकूमत में सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं और ये सबसे बड़ा नाम भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ गड़ी हुई हैं और वहां पे सहूलतों का ये फुकदान होगा, तो फिर बाकी आपके रूरल एरिया में क्या हाल होगा ये देखना और इसका एनालिसिस करना कोई मुश्किल आमिर बात सहूलतों की नहीं, सहूलतों तो थी, वहाँ पे सी सेक्शन ऑपरेशन भी हुए, वहाँ पे बच्चों की पैदाइश भी हुई और बच्चों को कॉर्ट्स में रखा भी गया। वहाँ पे जो हादसा हुआ उस हादसे की जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? देखिए ना, हर एक चीज़ के हमारे घरों में जो चीज़ें लगी होती हैं, जो बिजली के आलात लगे होते हैं, हम 6 महीने के बाद कभी कभार उनको चेक करवा लेते हैं कि ठीक काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं। ये हमारे दफ्तरों में जो ये बुझाने वाले आले लगे होते हैं, इसके ऊपर एक पट्टी लिखी होती है कि इसको कब चेंज करना है। ये सारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ वहाँ पे सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहते हो? मैं यही कह रहा हूँ जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम देखिए, इतने फंड्स आए तो सिस्टम को किसने देखना? एक तो सारे सिस्टम को देखिए, दूसरा एब्सेंस क्यों है इतने सेंसिटिव वार्ड में जहाँ पे छोटे बच्चे रखे गए हैं, नर्सरी की, वहाँ पे किसी की प्रेजेंस ना होना, निचले हमले से लेके ऊपर तक एक है निचला हमला, अगर किसी से हुई है गफलत, क्या मैं समझता हूँ कि कोई अपना काम नहीं कर रहा तो ऊपर उसे चेक करने वाला कोई होगा। इतना हमारा ये स्टाफ मौजूद होता है, इसका मतलब है कोई भी शख्स अपना काम नहीं कर रहा। दूसरा, हमें हेल्थ को और एजुकेशन को एज ए स्टेट प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। बजट मुख्तस करना एक बात है, बजट का सही तौर पे इस्तेमाल होना दूसरी बात है, और बजट को करप्शन की नजर ना होना उससे बढ़ के बात है। तो अगर हम बतौर फलाही रियासत इन चीजों को देखेंगे, ये नहीं कि हादसा हो जाए। मैं 2 हादसों को पाकिस्तान की तारीख में बड़ा ही दिलखराज समझता हूँ, एक APS के बच्चों वाला वाकया और अब ये जो पिम्स के अंदर वाकया हुआ है जिसने झंझोड़ के रख दिया हुआ है हर शख्स को। थैंक यू, मैं समझता हूँ कि हादसा हुआ, इसे बेहतर करने की जरूरत है। थैंक यू बैरिस्टर। ख्वाजात, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान की हमशीरा उज़्मा खान ने उनके तबी मुआयने से मुतल्लिक़ अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने के ख़िलाफ़ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है। इससे पहले उनकी बहन नूरीन भी ऐसी दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, जिसकी बिना पर इमरान खान को एक हस्पताल में ले जाया गया जिससे ये इत्तफाक़ नहीं करते और उस पर उन्होंने एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दी है जिसकी 16 सितंबर को तारीख़ है। आइए अरबाब साहब से पूछते हैं कि अरबाब साहब, जब एक काम करना है तो उसको ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो उसमें एक ये भी एक फिक्रा उस पर था कि सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख कर उनको वो लिया जाए। लेकिन जब वहाँ पर हालात गवर्नमेंट ने देखे तो वहाँ पर हालात बेहतर नहीं थे, तो इस वजह से इमरान खान साहब को जो है ना, तो वो शफा की बजाय वो पिम्स लेकर आ गए। तो देखिए ना, दूसरी बात यह है ना कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। उनकी बहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी थी, आपने भी सुनी थी, पूरी कौम ने भी सुनी थी, जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर 120/80 है। तो देखिए ना, वो तो मेरे ख्याल में मेरा और आपका अरबाब साहब, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि एक अनदर पिटीशन उनकी एक और बहन की तरफ से उसी इशू पे जो आई है, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा ना कि ये वैसे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए अरबाब साहब? क्या उनको इंसाफ के लिए अदालतों में जाने का हक नहीं है? इफ्तिखार साहब, उनको और इंसाफ क्या चाहिए? उनको वो ले गए थे हॉस्पिटल, वहां पर जो है ना डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, उनकी बहन मौजूद थी, उनके सामने तमाम उनका मुआयना हुआ है। अरबाब साहब, आपको भी पता है कि
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और उनको कहाँ ले जाया गया, ये आपको भी पता है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अगर मन और अमल दरामद न किया गया तो कल आपके हवाले से भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है जिस पे अमल दरामद नहीं होगा और उस वक्त की हुकूमत जस्टिफिकेशन देगी, तो ये मुनासिब होगा क्या? साहब हमारे खिलाफ ऐसे बहुत से फैसले आ चुके हैं, मुझे वो अच्छी बात है कि वो फैसले जो आपके खिलाफ आए, नहीं अच्छे फैसले थे हमारे साथ उस जहाज में मौजूद, नहीं क्या वो अरबाब साहब मैं ये पूछूं क्या वो अच्छे फैसले थे? क्या आप उनको क्या वो गलत फैसले थे? तो गलत है तो एक गलती के जवाब में एक और गलती तो नहीं करनी चाहिए। इफ्तिखार साहब उनका मुआयना हुआ है और बेहतर अंदाज में हुआ है, इस तरह इनके अपने घर वाले भी नहीं कर सकते हैं जिस तरह मुआयना हुकूमत ने उनका किया है। और जिस तरह मेरा सवाल आपसे ये था कि उनकी बहन ने दोबारा जो दरख्वास्त दी है इसके बारे में मेरा सवाल था, वो उसका कानूनी हक तो बनता है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को जाके खटखटाए, ये तो आप इत्तेफाक करते हैं ना? इफ्तिखार साहब बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये इमरान खान साहब की जो सेहत है ना उस पर सियासत हो रही है और हम किसी को इस पर ना हुकूमत को कोई ब्लैकमेल करेगा और ना किसी को इजाजत देगी कि वो इस पर सियासत करे। इमरान खान साहब जो है ना वो हुकूमती तहवील में है, वो कोई किसी 5 स्टार होटल में नहीं रह रहे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरबाब मेरा सवाल आपसे कुछ और था, आप फिर सियासी बयान दे रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। जी आमिर हसन, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बहन ने दरख्वास्त दी कि मेरे भाई को एक ख़ास अस्पताल में ले जाया जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, उस बहन ने कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दे दी, उसकी तारीख 16 सितंबर पड़ गई, दूसरी बहन ने फिर कंटेम्प्ट की एक दरख्वास्त दे दी है। आप बैरिस्टर हैं, मुझे बताएं कि इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त का क्या बनेगा? देखिए वो तो अदालत की सवाबदीद है, लेकिन उनका हक बनता है और उन्हें करनी चाहिए कि उन्होंने सही कानूनी चाराजोई की है और अदालत से कंटेम्प्ट की ही उन्हें दरख्वास्त लेके जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अदालत ने जो फैसला किया है उस पर जरूर अदालत पे एक्शन लेगी, अब उसे लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये इफ्तिखार साहब, मुल्क के अंदर जब जुडिशल इंपीरियलिज्म हो, उन अदालतों के फैसलों के साथ टकराना और बात होती है, लेकिन वो अदालतें जो आपके पार्लियामान आपके एग्जीक्यूटिव के मामलात में कोई दखल अंदाजी ना कर रही हों, उनके भी फैसलों में अगर आप सरकशी करें या वो शिगाफियां कानूनी इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ ये कोई अक्लमंदी नहीं थी। हम क्यों समझते हैं कि इक़्तिदार जो मिलता है वो हमेशा के लिए मिलता है? जो कल तक मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के वक्त PMLN के दोस्तों का या उनकी फैमिली की स्टेटमेंट्स थी, आज वही इमरान खान साहब के बारे में रखने चाहिए उन्हें। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस मामले में हमेशा से एक ही लाइन पे है, जो हमने मियां नवाज शरीफ के बारे में उनकी सेहत के सहूलतों का कहा, आज हम इमरान खान का कहते हैं। हम कल भी तारीख के सही रुख पे खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम यही बात कहते हैं कि जब किसी की सेहत का मामला हो और फिर अदालत एक फैसला दे दे कि आप फलां हॉस्पिटल में लेके जाएं, वो आंखों का हॉस्पिटल था, मरीज की वहां पे तसल्ली थी, वो फकत एक मरीज नहीं है, बहरहाल वो पाकिस्तान का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बहरहाल वो एक बड़ी जमात का लीडर है। तो इस चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है दुनिया भर में, चीजों को मद्देनजर रखना। आमिर, ये जो दूसरी पटिशन है, जबकि एक पटिशन के बारे में 16 सितंबर डेट दी गई है, तो क्या इसको भी उसी में शामिल कर लिया जाएगा, उसी पटिशन का हिस्सा बना लिया जाएगा? आपकी माहिराना राय मुझे चाहिए, फिर मैंने जाके आमिर से बात करनी है, प्लीज़। जी मोस्ट प्रोबेबली तो इसी तरह होगा कि अदालत उसी का हिस्सा बनाएगी, लेकिन अगर अर्जेंसी की उन्होंने बात की हुई तो अदालत इस पर भी गौर कर सकती है कि इससे पहले सुनिए, अगर उनकी सेहत के बारे में उनके वकला या उनके डॉक्टर्स या उनकी फैमिली इस चीज़ को उठाएगी कि उनकी फौरी अर्जेंट ज़रूरत है उनकी सेहत का, उनके मुआयने की, तो अदालत गौर कर सकती है। तो अदालत के आगे दोनों चीज़ें हैं, वो उसके साथ भी इसे मिला सकती है और अगर अर्जेंसी की बात की है तो उसे अर्जेंट भी सुन सकती है। ये अदालत की सवाबदीद है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें कानूनी मुशगाफियों में नहीं जाना चाहिए, सियासी फैसले सियासी सतह पे होने चाहिए
इन्हें अदालत के अंदर लड़ाई नहीं बन। ठीक है जी आमिर, अब आप क्या कहते हैं कि अब ये 2 पिटिशंस आपकी पार्टी की तरफ से चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपका क्या कहना है? जिस तरह आमिर का कहना है कि ये दोनों दरखास्तें इकट्ठी भी की जा सकती हैं 16 सितंबर के लिए, और अदालत चाहे तो उससे पहले भी हियरिंग कर सकती है। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या अंदाज़ा कि क्या होने जाएगा इस पिटिशन के ऊपर? देखिए जो साहब, इसमें फैसला तो आखिरी अदालत ने करना है, लेकिन इसमें मेरी सबमिशन है इस सारे केस के अंदर वो ये है कि एक अदालत ने फैसला किया कि आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक हॉस्पिटल में लेके जाना है और उसके तमाम वहाँ पे टेस्ट होने हैं, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि आपने उनको वहाँ पे रखना है जब तक वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक ना हो, उनको नहीं वापस लेके जाना। और हुकूमत की इतनी अफरा तफरी और इतनी इनकी बेतमादी है कि वो वहाँ पे लेके गए हैं। कुछ लोगों को इन्होंने डॉक्टर फैसल को भेज दिया पिम्स के अंदर, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने भेज दिया पिम्स के अंदर, और शफा के अंदर इन्होंने डॉक्टर फैसल को भेज दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये बुखलाहट का शिकार है, इनको कोई फैसला इनसे हो नहीं पा रहा। और ये बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है, वक़्त बदलते हुए देर नहीं लगती, वक़्त बदलना ही बदलना है, चीज़ें चेंज ही होनी है, और फिर उसके बाद जब चीज़ें चेंज होगी तो इनको तकलीफ होगी इन बातों की। ऐसा नहीं कहते आप, ऐसा ना कहें, ऐसा लगेगा शायद आप उनको वार्निंग दे रहे हैं। देखिए पिछले 2022 से जो हमारे साथ हो रहा है वो सारी कौम के ऊपर वाज़े है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ हमारे साथ चल रही हैं। आमिर कुरैशी, क्या ये बहुत बेहतर नहीं होगा कि सब बैठ जाएं और बैठ के इन मसाइल का हल ढूंढें? सर हमने तो बड़ी दफ़ा मेरा ख्याल है कोशिश की है बैठने की, लेकिन शायद इनके बस में नहीं है बैठना। ठीक है, इनके इख्तियार में नहीं है बैठना। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अरबाब खिदर रियाद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आमिर कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ख्वातीन हज़रात, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इफ्तिखार अहमद को लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।